साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये निर्माण आईएएस की इकोनॉमी की सीरीज है और इसमें हमने यूनिट 1 कवर कर लिया है और यूनिट 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आज है टॉपिक लेक्चर 9 से शुरू करते हैं। लेक्चर 9 में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले आरबीआई के कुछ फंक्शंस, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो हमने समझा। लेकिन आरबीआई के कुछ डेवलपमेंट रूल्स भी हैं, जो कि हम यहाँ पे इसको आज कवर करेंगे, जिसमें कि आरबीआई ये इंश्योर करता है कि कैसे प्रोडक्टिव सेक्टर को मनी की पर्याप्त सप्लाई हो, क्रेडिट की पर्याप्त सप्लाई हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट की पर्याप्त सप्लाई हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नहीं हैं, उनको बैंकिंग सेक्टर से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए कुछ स्कीम्स आरबीआई चलाता है, उनके बारे में हम समझेंगे। और इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग बेसिकली क्या होता है, किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, किस सेक्टर में वो कितना पैसा दिया जाएगा। उनमें कुछ नए चेंजेस हुए हैं जो कि आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में इस बार निकाला है। उन चेंजेस को आज हम समझेंगे। जब भी ऐसे कोई मेजर परिवर्तन होते हैं तो उसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अपने आप में ज्यादा होती है। दोस्तों, इसके तत्वावधान में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे कि ईएनबीसी, ये होता है नेट बैंक क्रेडिट। दूसरा सीईओबीई, ये होता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। एंड किसान क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिनको कि हम आज के ही सेशन में समझेंगे। तो साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोग, मैं हमेशा की तरह आपसे बताऊंगा कि आप लोग पेन पेपर लेके रखिए, थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। लिखने से चीजों की जो आपकी रिकॉलिंग पावर होती है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब ये कि जो आपकी नंबर ऑफ रिवीजन है वो अपने आप में घट जाते हैं। अगर आपको एक विषय को 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पढ़ते समय पेन पेपर का यूज करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें लिखते रहते हैं, खासतौर से जो कोर एरियाज होते हैं उन पे, तो आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ एक बार के रिवीजन में ही आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन कैसे इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि आरबीआई के डेवलपमेंटल रोल्स क्या हैं विकासात्मक भूमिकाएं आरबीआई की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रोडक्टिव एरियाज हैं, उनको फंड की उपलब्धता हो सके। ठीक है, जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं उनको ऋण पर्याप्त मात्रा में मिले। क्रेडिट सप्लाई टू प्रोडक्टिव एरियाज। अब ये प्रोडक्टिव एरियाज क्या होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंडस्ट्री, सर्विसेज, वो सभी। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी इस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कभी फंड की ज्यादा क्राइसिस नहीं होती। ज्यादा पैसे की दिक्कत किनको होती है, जो नए नए स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को आसानी से उन पर ट्रस्ट नहीं होता, ये स्टार्टअप आगे चलेगा कि नहीं। वैसे भी आपको पता है कि अमेरिका जैसे देश में 95% स्टार्टअप फेल होते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में 99% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर डे में अगर 100 स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है तो एक है जो 1 साल तक सर्वाइव करता है, बाकी 99 फेल होते हैं। इसलिए स्टार्टअप के केस में बैंक को भरोसा करना कठिन होता है। लेकिन अब आप इसको दूसरी तरह से सोचिए कि अगर वो जो एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, तो अगर आप ये देखिए कि इंडिया में किसी टाइम में 1 लाख स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं, मतलब डेली के 100 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होंगे। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? सॉरी, 1000। अगर 1000 स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो इंडिया के केस में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फिगर हो जाता है। यही वजह है कि भारत में 4.5 लाख से ज्यादा एमएसएमई
ऑपरेट करते हैं और ये मोर देन 50% पीपल को एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करते हैं। तो इस सेक्टर को लेंडिंग हो ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उत्पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, अन्यथा होगा क्या, वो किसी दूसरे तरह के मध्यस्थ से, शैडो बैंकिंग से जाके पैसा लेगा और उस पैसे में वो हाई रेंट पे करेगा और उसके फेल होने के चांस और बढ़ जाते हैं। उनको इफेक्टिव प्राइस पे सस्ता लोन मिले, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं वो हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। आरबीआई की विकासात्मक भूमिका में दूसरी क्या चीजें हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय बुनियादी ढांचे और उसके संबंधित संस्थानों को बनाना। जैसे कि आपको पता है नाबार्ड है जो कि एमएसएमई सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर को, सिडबी है जो कि एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट इंश्योर कराने में, जब हम क्रेडिट इंश्योर कराना बोलते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि इस सेक्टर के लोगों को पैसा उचित समय में उचित दर से मिल सके और उचित समय अवधि के लिए मिल सके, जिससे कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी पे फोकस कर सकें और उन पे लोन रीपे करने का या ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का या कम ड्यूरेशन में पे करने का किसी प्रकार का अतिरिक्त दबाव ना हो। सस्ती वित्तीय सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और उसका विस्तार करना। अब ये सस्ती वित्तीय सेवाएं कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वहां पे लेंडिंग महंगी होगी यानी कि लोन महंगा मिलेगा उनको, तो ज्यादातर किसान लोन लेने से पहले ही डिस्करेज हो जाएंगे और धीरे धीरे जो उनका डिसइंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट कहने का मतलब है जो उनकी अरुचि है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसानों को ये कहते हुए कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को नहीं चाहते कि वो एग्रीकल्चर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करें। वो चाहते हैं कि वो चाहे शहर में जाके मजदूर बन जाएं, लेकिन वो एग्रीकल्चर में काम ना करें क्योंकि एग्रीकल्चर में भविष्य अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर उनको महंगा वित्त मिलेगा तो वो डेब्ट ट्रैप के डर से कभी लोन लेंगे नहीं और फिर वही किसी मिडलमैन के चक्कर में पड़ेंगे, किसी इंटरमीडियरी के चक्कर में पड़ेंगे और उससे महंगा लोन लेके और ज्यादा डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि गांवों में अब भी 90% से ज्यादा जो क्रेडिट है वो फॉर्मल बैंकिंग से नहीं आती है, वो शैडो बैंकिंग से आती है। और जब हम शैडो बैंकिंग कहते हैं उसका तात्पर्य ये होता है कि वो लोग जिनके पास पैसा है, जो रॉबिनहुड टाइप के लोग गांव में रहते हैं और वो महंगे दरों पर किसानों को लोन देते हैं, इसके बाद उनकी जमीन हथिया लेते हैं। पुरानी फिल्मों का एक कैरेक्टर है, मिथुन के टाइम की बात है, उस कैरेक्टर का नाम है जीवन। वो जीवन अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में लाला का रोल प्ले करता है और वो कैसे गरीब किसानों को, महिलाओं को डेब्ट ट्रैप के चक्कर में फंसाकर उनका शोषण करता है, उनकी जमीन हथिया लेता है, उनको कई तरह से परेशान करता है। वो जो लाला की भूमिका जीवन ने करी है, आप लोग गूगल में देखना जरूर, ये थोड़ा पुराना करेक्टर है लेकिन बहुत ही मजा हुआ और जोरदार एक्टर था। तो इसने जिस भी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, वो जो डेब्ट ट्रैप का जाल गांवों में फैला हुआ है वो बहुत बड़े स्केल में अभी भी उपस्थित है। जब हम बहुत बड़े कहते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि गांवों में 90% से ज्यादा, मोर देन 90% जो क्रेडिट होता है वो अभी भी इसी तरह के लालाओं टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं इनके माध्यम से लिया जाता है। और किसान बड़े पैमाने में, खासतौर से छोटे किसान जिनके पास लेस देन 1 एकड़, हाफ एकड़, 0.25 एकड़, 1/4 एकड़ इत्यादि के आसपास भूमि का साइज है, वो अक्सर इनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो आरबीआई की ये भूमिका है, सरकार की ये भूमिका है, उनका दायित्व है कि जो सस्ता वित्त है उन तक पहुंचाना। और निम्नलिखित योजनाएं आरबीआई की विकासात्मक भूमिका के अंतर्गत आती है। अब उनमें से कौन कौन सी भूमिका है, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। मतलब ये कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना। अब ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन से होते हैं, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ड सेक्टर का क्या मतलब है। अगर आपने सेक्टर समझ लिया तो बात थोड़ी आसान हो जाएगी। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ये सेक्टर क्या है, तो हम प्राइमरी सेक्टर तक पहुंच जाएंगे। जैसे आपको पता है हम इकोनॉमी को समझने में थोड़ा सा हमेशा अतीत में जाते हैं और अतीत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर बने कैसे। जैसे कि पहले तो आदिम काल में जो मानव था वो फल तोड़ता, शिकार करता था, पेट भरता था।
कुछ लोगों ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करी, और जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे, सरप्लस प्रोडक्शन, देखो ये इंग्लिश के टर्म्स में घबराना नहीं है, मैं इनको हिंदी में बोल देता हूँ। जब वो अधिक उत्पादन करने लगे, मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का वो एक्सचेंज करने लगे, बार्टर करने लगे, फिर उसको पैसे में बेचने लगे। तो धीरे धीरे अपने आप में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र विकसित हुआ, कृषि क्षेत्र विकसित हुआ। तो ये अपने आप एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, ठीक है। उसी तरह आपको पता है कि पूर्व काल में और मध्य काल में जैसे छोटे छोटे जो स्किल्ड वर्कर थे, जैसे कुछ पत्थर का काम करते थे, है ना, कुछ फूड के फील्ड में काम करते थे, कुछ बर्तन बनाते थे। तो इस तरह जो छोटे छोटे स्केल में अपना काम करते हैं, जिनका टर्नओवर बहुत कम होता था, मेटलर्जी के फील्ड में काम करते थे, तो वो जो वर्किंग नेचर था वो इंडस्ट्रियल नेचर का था, लेकिन उनका स्केल छोटा था। तो चूंकि उनका जो स्केल छोटा था, स्केल छोटा करने का मतलब है कि जो वो सालाना उत्पादन करते थे वो अपने आप में बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं होता था। तो इसीलिए उन्हें माइक्रो, मीडियम या स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, माइक्रो स्मॉल या मीडियम कहना चाहिए, माइक्रो स्मॉल या मीडियम। माइक्रो कहने का मतलब है जिनका टर्नओवर बहुत ही कम है, स्मॉल कहने का मतलब है कि इनसे ज्यादा है, और मीडियम वालों से कम है। तो इस तरह के नए नए सेक्टर इमर्ज होके आए, और ये कोई एक वर्किंग एरिया से कंसर्न नहीं थे, ये अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इंगेज थे, बट इनका स्केल छोटा होने की वजह से इन्हें एमएसएमई क्षेत्र कहा गया, ठीक है। उसी तरह से अब चूंकि जब हम आज की सरकार में आते हैं, तो ये एमएसएमई क्षेत्र हैं, और जो इनसे थोड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप कहने का मतलब ये कि जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, वो चाहते हैं कि वो अपना सामान भारत के बाहर एक्सपोर्ट करें। निश्चित तौर पे ऐसे एक्सपोर्ट से देश को बहुत बड़े पैमाने में फायदा होता है। क्यों? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशों की करेंसी का भारत में सप्लाई होता है। तो सरकार ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर को लोन सुनिश्चित कराने की कोशिश करता है। तो ये हमारा जो होता है ये निर्यात क्षेत्र बन के आता है, ठीक है। अब ऐसी दशाओं में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले में छोटी छोटी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने स्कूल खोल लिया, तो ये शिक्षा का क्षेत्र बन गया, शिक्षा का क्षेत्र बन गया, ठीक है। हम्म, शिक्षा का क्षेत्र बन गया। उसी प्रकार कुछ लोगों ने एमबीबीएस, बीडीएस और ऐसे डिग्री ले ली, एमडी, एमएस या डीएनबी ऐसे डिग्री ले ली, और उन्होंने एक नया क्षेत्र विकसित किया। उस क्षेत्र को बोलते थे हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अपने आप में एक क्षेत्र बन गया। तो इस तरह धीरे 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 करके नए नए क्षेत्र इमर्ज होते थे। लेकिन चूंकि ये जो नए नए क्षेत्र बनते हैं, इनके पास धन का अभाव होता है, इसलिए आरबीआई ने एक व्यवस्था करी कि इन सबको प्राइमरी सेक्टर कैटेगराइज किया, प्राथमिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कैटेगराइज किया जाए, और बैंक के लोन का एक निश्चित मात्रा में, अब वो निश्चित मात्रा क्या है, उनको इस क्षेत्र के लिए दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी भी टाइम में कोई बैंक है, अब इसको फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास, अब हमारे पास बैंक का उदाहरण है, हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ले लेते हैं। स्टेट बैंक के पास किसी भी समय 100 रुपए है ना, तो इस 100 रुपए का सीआरआर अप्रोक्सीमेट 4, एसएलआर अप्रोक्सीमेट 18, यानी कि 22 रुपए तो कम हो जाएगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के आधार पर। इनके पास बचेगा अब 78 रुपए, ठीक है। ये 78 रुपए उनके पास लोन देने के लिए बाकी है। तो इस 78 रुपए में उन्हें 40%, अगर वो 78 रुपए का लोन देते हैं तो उन्हें 40%, यानी कि 40%, इतना
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को लोन देना जरूरी है, तो इसे हम प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। अच्छा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को लोन देना जरूरी है, ये आरबीआई सुनिश्चित कैसे करेगी? इसके लिए आरबीआई ने एक बृहत मैकेनिज्म बना रखा है तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को लोन की जो दरें हैं वो आपस में कितनी होंगी? काफी कम। वो सस्ते दरों पे उनको लोन इंश्योर करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा कम है, इन लोगों को कोई लोन दे नहीं रहा है। अगर इनको कोई लोन दे रहा है तो महंगा लोन दे रहा है ना? तो जब आरबीआई ने कैटेगराइज कर दिया कि सभी बैंकों को करीब करीब 40% अमाउंट अपना लोन का वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना पड़ेगा, तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये समझें कि वो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। ये तो पहली बात रही। और दूसरी बात कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र क्या यही 5 है या इससे ज्यादा है? आरबीआई किस प्रकार डिसाइड करती है कि कौन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं, है ना? तो अगर हमने ये दोनों बातें समझ लें तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का ऑब्जेक्टिव है, उसके उस पे जो टारगेट है, जो वर्तमान में बैंकों का परफॉर्मेंस है और इस दौरान जो परफॉर्मेंस में बदलाव है, आरबीआई ने उसके समक्ष जो फैसले लिए हैं वो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस आधार पर अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये बिंदुवार आपको चीजें उसी प्रकार से समझ में आ जाए तथा जो वर्तमान में बदलाव किए गए हैं वो बदलाव आपको समझ में आने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी ऐसे कोई बदलाव आते हैं, नई शब्दावलियों का प्रयोग होता है। नई शब्दावलियों का जब प्रयोग होता है तो यूपीएससी को वो शब्द अपने आप में बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि आईएएस बनने का ख्वाब रखने वाले बच्चों ने उन शब्दों पे ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं। अब हम आपसे अपेक्षा नहीं करते कि आप आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ो, इसलिए हम आरबीआई की रिपोर्ट से वो शब्दावली यहाँ खुद लेके आए हैं और वो जो परिवर्तन है वो आपके सामने खुद लेके आए हैं और उनको डिटेल वाइज आपको बताया जाए। ठीक है, तो पेन पेपर रखिए और ध्यान से लिखिए और समझिए। अच्छा, थोड़ा आगे आ गए, हम यहाँ पे थे, तो हम समझने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। तो इसके बैकग्राउंड से चीजों को समझना शुरू करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 1971 में एक कमिटी गठित हुई और उस कमिटी ने इस विचार को आगे बढ़ाया 71-72 में। ये पहली बार 72 में अ, इसका विवरण तैयार हुआ। वो जो कमिटी है, वो जो समूह है, उसने 1971 में सबसे पहली बार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अलग से लेंडिंग के लिए एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने का विचार प्रस्तुत और ये 1972 में प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्रों को का विवरण तैयार किया गया। ठीक है, कि ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि उस समय जो तैयार किए गए हों और आज जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वो समान हो, बीच बीच में इसमें धीरे धीरे बदलाव हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1971 की जब हम बात करते हैं तो ये साल आपको और क्या याद दिलाता है? पिछले साल हमने शेख मुजीब से संबंधित कुछ घटना को सेलिब्रेट किया था, है ना? अगर आप उससे कनेक्ट करके समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि 1971 को हम और किस विषय के आधार पर जानते हैं। ठीक है, हाँ, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो स्टडी तैयार करी गई थी, ये अपने आप में एक इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप था, है ना? मतलब ये कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ने इसे एस्टैब्लिश इस प्रकार से नहीं किया था कि हाँ, ये रिकमेंडेशन देगा और उसे फॉलो किया जाएगा। नहीं, ये एक अध्ययन तैयार हुआ सबसे पहले और इस बारे में फोकस किया गया कि कैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अलग से लैंडिंग देने का कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले यानी कि 1971-72 की हम बात करें तो केवल 33% का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब? 1974 में। 1974 में 33% कि 33.3 इतना, यानी कि टोटल लोन का जितना भी लोन दिया गया है उसका 1/3 प्राइमरी सेक्टर को जाना चाहिए, प्राथमिकता क्षेत्रों को जाना चाहिए। आमतौर पर ये क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये वो क्षेत्र होते हैं जिनके पास फाइनेंसिंग कैपेसिटी नहीं होती है अपने बिजनेस के लिए, है ना? पिछड़े वर्ग होते हैं, गांव या पिछड़े क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, अब जितनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनको प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देते समय, जैसे मान लीजिए लोन देते समय, अगर मान लीजिए कि वो अपना टारगेट मैच नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उस समय कितना था? 33.3%, इतना प्रतिशत था 1974 में। तो एक अलग से मैकेनिज्म डेवलप किया, उसका नाम था ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RIDF। अगर किसी समय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक 33.3% अपना जो लेंडिंग टारगेट था उस समय, वर्तमान का कितना है, तो अब आप ये नंबर भूल जाइए, वर्तमान का ये नंबर है 40%। अगर मान लीजिए अपने लोन का 40% उन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जैसे हमने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की पूरी एक लिस्ट अभी आपको बताई, आगे हम उस पर डिटेल से और बात करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में नहीं दे पाते हैं, तो मान लेते हैं कि किसी समय स्टेट बैंक ने 35% लोन का हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में दे दिया, मतलब 5% लोन उनको प्राथमिकता क्षेत्र में और देना चाहिए, लेकिन या तो उनको ग्राहक नहीं मिले लोन लेने वाले, या उनकी ब्रांच का पेनिट्रेशन उस प्रकार नहीं था कि वो सही व्यक्ति को लोन दे सके, तो इस डर के कारण उन्होंने मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर को लोन नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार के पास एक और मैकेनिज्म है, RIDF। RIDF में अगर ये बचा हुआ 5% स्टेट बैंक पैसा जमा कर देती है, तो चूंकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये, मतलब ये कि ऑलरेडी ये ग्रामीण विकास में काम करता है, तो ये पैसा अपने आप में प्राथमिकता क्षेत्र में खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेट बैंक अपने 40% वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वाले टारगेट को मैच कर सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि जितनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी कि अनुसूचित बैंकें हैं, उन बैंकों में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल यानी कि अनुसूचित व्यापारिक बैंकें हैं, उनके लिए ये नियम था कि अगर वो अपना टारगेट मैच नहीं कर पाते तो RIDF में अपना बचा हुआ टारगेट पैसा जमा कर कर मैच कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं अपने टारगेट की। ठीक है, तो अब हमारे पास ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये NCERT में भी दिया हुआ है कि हम RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझें और जाने कि क्या है ये RIDF। ठीक है, RIDF 1995-96 में भारत सरकार ने 2000 करोड़ नाबार्ड में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना करी। ठीक है, भारत सरकार ने आरंभिक 200 करोड़ रुपए से, मतलब 2000 करोड़ रुपए के साथ नाबार्ड में एक फंड की स्थापना करी। नाबार्ड के अंतर्गत मतलब ये कि इस फंड को कौन कंट्रोल करता है, नाबार्ड कंट्रोल करता है। रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई वर्ष 2021-22 में। अब ये आपके लिए करंट अफेयर्स है ना। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम फंडामेंटल और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप फंडामेंटल बहुत अच्छा जानते हैं, करंट अफेयर्स वाले कथन की वजह से आपके प्री में या मेंस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या आप करंट अफेयर्स बहुत जानते हैं और फंडामेंटल से आप उसे लिंक नहीं कर पाते, इस वजह से फंडामेंटल का स्टेटमेंट आप नहीं समझ पाते और वो कथन आपका गलत हो जाता है एग्जामिनेशन में। ऐसी स्थिति में एंड ऑफ द डे आपका चयन नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को सही करने के लिए हमने जो प्लान बनाया वो इस प्रकार से है कि हम फंडामेंटल को और करंट अफेयर्स को साथ में इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, जिससे दोनों प्रकार की कवरेज आपकी मजबूत हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2021-22 में, जो कि अपने आप में करंट अफेयर्स का डेटा है, डेटा लिया कहां से गया, इकोनॉमिक सर्वे। इसमें RIDF के अंतर्गत 40,490 करोड़ के आवंटन के बाद जो भारत निर्माण के अधीन आवंटित 18,500 करोड़ को मिलाकर ग्रामीण संचयी आवंटन है, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड इन द रूरल एरियाज, क्यूमुलेटिव एलोकेशन ऑफ फंड इन रूरल सेक्टर्स, मतलब वो सेक्टर जो गांवों को बिलोंग करते हैं, उनका टोटल अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया 4,18,410 करोड़। अब इतना अमाउंट हो गया है RIDF के पास, जो कि रूरल एरिया के लिए फोकस्ड है। अब इनके तहत पात्र गतिविधियां कौन सी हैं, मतलब इस पैसे के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिसमें पैसा खर्च किया जा सकता है। तो RIDF के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। अब कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन से, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि। इन पे पैसा अगर हम लेना चाहते हैं तो हमको इन क्षेत्रकों के लिए पैसा मिल जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सीधे RIDF जाके पैसा ले सकते हैं? उत्तर है नहीं। इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए ये आप हैं ग्राहक, ठीक है? ये आप हैं ग्राहक। आप कहां पे जाएंगे? बैंक। ये कौन सी बैंक की बात हो रही है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रीजनल रूरल बैंक्स, PNB, इन बैंकों के पास आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि आपको कृषि क्षेत्र के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? तो RIDF, ठीक है, RIDF के फंड से आपको पैसा मिल सकता है। कैसे? अब RIDF का फंड इन बैंकों को मिल सकता है और वो पैसा आपको मिल सकता है। दूसरा, जैसे हमने अभी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की बात करी, तो जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट बैंक इंडिविजुअल अपने से मैच करते हैं, तो वो पैसा इनके पास होता है। इन्हें अपनी पॉकेट से जो लोन देना होता है, उस लोन का 40% टारगेट सेक्टर को देना होता है। अब ये टारगेट प्राथमिकता, जो टारगेट सेक्टर है वो कौन से हैं? वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के, है ना? तो इस प्रकार से जो लेंडिंग का मैकेनिज्म होता है, RIDF सीधे ग्राहकों को पैसे नहीं देते, ठीक है? RIDF पैसा या तो खर्च करती है जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए रूरल रोड्स हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, पैसा कहां से आता है? ग्रामीण सड़क है, पैसा कहां से आता है? RIDF से। ग्रामीण नेटवर्क कनेक्टिविटी है, पैसा कहां से आएगा? RIDF से। हॉस्पिटल का डेवलपमेंट अगर सरकार करा रही होगी, पैसा कहां से आएगा? RIDF से। तो इस प्रकार खर्च कहां पे हो रहा है? अंततोगत्वा, अंततोगत्वा खर्च खर्च हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में। तो कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अपने PSL के टारगेट को अगर मिस कर देती है, तो जितने प्रतिशत से टारगेट मिस हुआ है, उतना पैसा वो RIDF में जमा कर सकते हैं, ठीक है? RIDF में वो जमा कर सकते हैं और RIDF के माध्यम से वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वो पैसा खर्च कर दिया। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो हमेशा की तरह आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उनको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र हो गया, फिर सोशल सेक्टर हो गया। सोशल सेक्टर, अब सोशल सेक्टर कौन सा होता है? जैसे हेल्थ, हेल्थ के केस में मान लीजिए हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन मतलब स्कूलिंग बनाना, है ना, स्कूल के लिए इंफ्रा क्रिएट करना, प्राइमरी स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और ग्रामीण कनेक्टिविटी, ग्रामीण कनेक्टिविटी को आप किस तरह समझ सकते हैं? जैसे रोड नेटवर्क, जैसे ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो गया, है ना, सेलुलर फोन्स, है ना। तो वो जो नेटवर्क होते हैं वो रूरल कनेक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि RIDF का पैसा किन क्षेत्रों के लिए खर्च किया जा सकता है, कौन सी गतिविधियां हैं जो इसके टारगेट में होंगी। अब अगर आपके पास मान लो UPSC प्री में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे RIDF का पैसा खर्च किया जा सकता है, इन 3 बातों को याद रखना और इन 3 बातों से संबंधित बातों को याद रखना। जैसे कि अगर मान लीजिए केवल कृषि और संबंधित क्षेत्र लिखा है, तो आप आसानी से पकड़ लोगे, चूंकि वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अगर ये लिखा है मान लो कि हाउसिंग के फील्ड में, तो क्या वो सोशल सेक्टर में नहीं आएगा? आएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में सोशल सेक्टर में आएगा? हाँ आएगा। कोल्ड चेन फैसिलिटीज में, तो क्या कृषि से संबंधित क्षेत्र में नहीं आएगा? आएगा। तो अब आप समझ गए। ग्रामीण मार्केट डेवलपमेंट में, तो ग्रामीण मार्केट डेवलपमेंट क्या कृषि के लिए एलाइड एक्टिविटी नहीं है? तरह है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये विकल्प होगा कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर मैंने मान लो 3 पॉइंट आपको बताए हैं, तो इन 3 पॉइंट से संबंधित आप बहुत सारे एडिशनल पॉइंट निकाल सकते हैं। एडिशनल पॉइंट कैसे? जैसे कि सोशल सेक्टर में आप तमाम तरह के सोशल सेक्टर के एग्जाम्पल जानते हैं, तो वो आप यहाँ पे पुट अप करें। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी की बात करें, क्या वो सोशल सेक्टर में आएगा? यस। महिलाओं से संबंधित किसी स्कीम में अगर आएगा, मान लीजिए कि रूरल वुमेन के लिए ये स्कीम है, तो उसमें पैसा RIDF से दिया जा सकता है? हाँ दिया जा सकता है। एक्सेप्ट अगर आपको पता है कि इसके लिए कोई अलग से फंड बना है, तो आप फिर RIDF पे क्लिक नहीं करोगे, अदरवाइज आप RIDF पे कर सकते हो। तो अपना दिमाग लगाओगे,
तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। फिर रूरल कनेक्टिविटी में इसी तरह मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब आपके पास विकल्प ये है कि मान लो पूछता है कि RIDF के अंतर्गत कौन कौन सी पात्र संस्थाएं हैं। ऐसा भी तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि RIDF के अंतर्गत कौन कौन सी पात्र संस्थाएं हैं जिनको पैसा दिया जा सकता है। तो जैसे कि आप समझिए राज्य सरकार और संघ सरकार यानी कि यूनियन टेरिटरीज, इनको पैसा दिया जा सकता है। राज्य स्वामित्व वाले निगम, राज्य सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार के प्रायोजित और समर्थित संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन, इनको पैसा दिया जा सकता है। तो ये संस्थाएं हैं जिनको कि पैसा इसमें दिया जा सकता है। अब हम आ गए आरबीआई की नई रिपोर्ट के आधार पर कुछ नया अध्ययन करने। तो जैसे कि नई रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या नए टारगेट फिक्स किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं, और कुछ तो अब अपरिवर्तनीय है। उदाहरण के तौर पर कॉमर्शियल बैंक की बात करें, कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक। कौन से फॉरेन बैंक? जिनकी ब्रांचेस मोर देन 20 हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है विदेश की है, मान लीजिए डॉइट्स बैंक ऑफ जर्मनी की बात करते हैं, तो डॉइट्स बैंक ऑफ जर्मनी की अगर भारत में 20 बैंक ब्रांचेस से कम है तो उन पे ये वाला क्लॉज लागू नहीं होता है। लेकिन अगर उनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं तो उन्हें पीएसएल कैटेगरी में 40% पैसा खर्च करना पड़ेगा। साथ में ऊपर हमने क्या बताया, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन है? जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, ये सारी कॉमर्शियल बैंक है, तो उन्हें प्राइमरी सेक्टर में इतने प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा। रीजनल रूरल बैंक, अब जैसे मान लीजिए रीजनल रूरल बैंक की बात करें, RRBs, अब चूंकि ये ऑलरेडी ग्रामीण पर्पज से जुड़ी हुई हैं तो इनको 75% अपना पैसा है, 75% पैसा है वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में देना है। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको भी 75% पैसा अपना कहाँ देना है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में। अब आप ये पूछ सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक तो रूरल बैंक नहीं है, फिर इसको 75% कैसे देगी जाके? अब आप ध्यान दीजिए, मेट्रोपॉलिटन में, बड़े शहरों में, महानगरों में, कॉस्मोपॉलिटन शहरों में आप जानते हैं कि बड़ी बैंकों का ऑपरेशन बड़े पैमाने में होता है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कहाँ पे होते हैं? जनरली उनका टारगेट एरिया होते हैं रिमोट एरिया, जहाँ पे बैंकों का पेनिट्रेशन कम होता है। तो आरबीआई उन जगहों पे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस आसानी से देते हैं, है ना। तो टारगेट इनके भी उसी प्रकार से रिमोट एरियाज वाले होंगे। रिमोट एरियाज का मतलब अल्प विकसित एरियाज, जहाँ पे बैंकिंग पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता है। तो उन बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को 75% लोन का पैसा इनको देना पड़ेगा। 75% क्रेडिट मस्ट गो टू दी प्राइमरी सेक्टर फ्रॉम द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पार्ट हमने इस तरह से कर लिया। पेमेंट बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देते तो प्राथमिकता प्राप्त या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की कोई बात ही नहीं है ना। तो पेमेंट बैंक को ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। देखो अब मैंने ये वाला सेक्शन डाला ही क्यों, आपको कैसे पता चलता अगर एग्जाम में आ जाता कि पेमेंट बैंक के लिए क्या कैटेगरी है? तो ज्यादातर आप में से तुक्का लगाते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है तो पेमेंट बैंक के लिए भी 75% होगा, और आप गलत टिक करके चले आते हैं। यूपीएससी की तैयारी में आपको ये जानना है कि क्या है, साथ में क्या नहीं है। जब तक आप क्या नहीं जानोगे कि क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट, तब तक आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। मतलब ये कि आपको यूपीएससी की तैयारी में ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज नॉट। तो ये व्हाट इज नॉट की कैटेगरी में आता है। इसको प्राइमरी सेक्टर की लेंडिंग से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो क्रेडिट ही नहीं देता। अब आप दिमाग लगाओगे तो इसमें आप आसानी से कर लोगे। फिर प्राइम अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, देखो जो अर्बन बैंक होते हैं उन्हें हम अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, या केवल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कहें तो हम अर्बन बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। तो उनको कितने प्रतिशत का टारगेट है? 40%, ठीक है। लेकिन उनको 2024 तक बढ़ा के 75% तक पहुंचाना है। अभी कैसे पहुंचेगा ये हम आगे की स्लाइड में एक बार फिर से देखेंगे। फिर आता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक।
रूरल कोऑपरेटिव बैंक का मेरी जानकारी में, चूंकि आरबीआई में इसके बारे में कोई अलग से जिक्र नहीं, जितना मैं अपने अनुभव के आधार पर जानता हूँ, उसमें रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए इस प्रकार का कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूरल कोऑपरेटिव बैंक को माना ही जाता है कि वो रूरल सेक्टर के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं और बहुत छोटा छोटा लोन देते हैं, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का, और वो उनका नियरली 100% लोन वो प्राइमरी सेक्टर में ही जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है कौन से। देखो, जब हमने ये समझ लिया, अब हमको ये पता चल गया है कि किन बैंकों को कितने प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में देना है, तो हम दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है कौन से हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। तो जैसे हमको पता है कि कृषि अपने आप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है, तो कृषि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं आपसे पीछे कह रहा था ना, जहां पे आपको मैं गेस करने की बात कर रहा था, अब आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से समझ जाओगे कि कौन है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। तो जैसे कृषि में व्यक्तिगत किसान और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन, इसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कि किसानों का एक अपने आप में संगठन है, क्योंकि ये फार्मर को प्रोड्यूसर ही मानते हैं, है ना, तो उनका ही संगठन हो गया। इन लोगों को प्राइमरी सेक्टर यानी कि पीएसएल लोन, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के तहत ये ऑथराइज है लोन लेने के लिए। इसके अलावा कौन से हैं, फसल ऋण, कृषि और संबंधित गतिविधियां, सभी प्रकार की जो कृषि वाली मशीनरी होती है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, है ना, तो सीडर, वो जो मशीनें हैं उनको खरीदने के लिए पीएसएल वाले लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे फसल ऋण का मतलब है कि हार्वेस्टिंग कर ली, अब फसल के रख रखाव के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन मिल जाएगा। जो लोग कृषि की किसी भी प्रकार से फैमिली से जुड़े हुए हैं, अब आपको मैं इसमें दूसरी बात पहले बता दूं कि भारत में 99% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो कृषि संबंधित नहीं है, उनके बारे में ये बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि भारत में आज के डेट में 99% ऐसे हैं जो अगली अपनी पिछले 3 या 4 पीढ़ियों के बारे में अनुकरण करेंगे तो पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं से कृषि से संबंधित है। मतलब हम सभी किसी न किसी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, बस पीढ़ियों का अंतर होता है, कोई 2 पीढ़ी से किसानी से दूर है, कोई 3 पीढ़ी से दूर है, बस इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश एरा में 1% से कम भारतीय थे जो इंडस्ट्रियल एरियाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते थे, है ना। तो मतलब ये कि कृषि या मजदूरी किसी भी प्रकार की हमारा सर्वाइवल अभी रहा है। तो जब भी हम ये कहें कि हार्वेस्टिंग की बात के रख रखाव कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने अपने घरों में या अपने किसी न किसी रिलेटिव के घर में देखा होगा कि जब फसल आती है, धान, गेहूं, चना, अरहर, वो जब घर आता है तो उसका रख रखाव कैसे करते हैं। उसके लिए आपको कंटेनर खरीदने होते हैं, पहले तो बोरे में रखा जाता था, दवाएं साथ में लगाई जाती थी, कंटेनर में आपको दवा रखनी होती है, अगर आप दवा नहीं लगाओगे तो आप पाओगे कि उसमें आसानी से कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। ऐसे कई चित्रण मेरी आंखों में अभी भी विजुअल उपलब्ध हैं, जो कि उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मैंने देखा है, उनको उनके साथ बचपन में एक समय बीता है, तो मैंने देखा हुआ है कि किस प्रकार से गेहूं, धान इत्यादि में छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, तो उनको रोकने के लिए आपको फसल ऋण पीएसएल कैटेगरी में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा खाद्य, कृषि प्रसंस्करण, है ना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण गतिविधियां का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, अब आपको पता है अगर आपके पास मान लो पैडी है, पैडी का मतलब होता है धान। ठीक है, तो जब ये घर आ जाता है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसे किसी न किसी कोल्ड स्टोर में स्टोर करोगे।
या राइस छील के भी इसको आप कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, अदरवाइज उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, उसकी मार्केटिंग वैल्यू घट जाएगी, है ना। उसी प्रकार से चलो पैडी के केस में आपके पास दूसरे विकल्प हो सकते। व्हाट विल यू डू विथ पोटैटो? आलू का आप क्या करोगे? और टमाटर का क्या करोगे? या आपके पास अगर आम है या अमरूद है या सेब है, इनका क्या करोगे? ठीक है, इन सब के रख रखाव के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे आप टोमेटो का जैम बना के उसे आप प्रोसेस करके मार्केट में उसे आप उतार सकते हो, आपको रिसेल वैल्यू ज्यादा मिलेगी। उसी प्रकार इन फलों के आप जैम बना सकते हो, ठीक है, मुरब्बा बना सकते हो, सूखे फल बना सकते हो, है ना। जैसे आप लोग अगर कश्मीर जाओ तो आपको सूखे छिलके मिलेंगे एप्पल के, पतले पतले स्नैक साइज में। तो वो क्या होता है कि ना वो सेब को आगे खराब होने से बचा लेता है ना। तो ये सारे सेक्टर्स हम समझते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के तौर पर। और इसके लिए जरूरी ये है कि एक पूरा मैकेनिज्म हो जो कृषि उत्पाद को दो प्रकार के गुण दे। एक उनमें वैल्यू एडिशन हो, इनमें एक तो क्या हो, वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडिशन हो, और दूसरा क्या हो, मतलब मूल्यवर्धन होना चाहिए पहली चीज तो। और दूसरा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। ड्यूरेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि वो जो खराब हो सकने वाली फसल है वो लंबे अवधि तक खराब ना हो। ये इंश्योर करने के लिए हमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके, है ना। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सोलर संयंत्रों की स्थापना करने के लिए और ग्रिड से जुड़े हुए पंप की सोलराइजेशन के लिए लैंडिंग लिया जा सकता है प्राइमरी सेक्टर से। जैसे सोलर सेक्टर आपने देखा होगा ना कि सिंचाई के लिए मान लीजिए कोई सोलर पंप लगाता है, इरिगेशन के लिए सोलर पंप लगाता है, तो वो सोलर पंप अपने आप में कुछ अमाउंट डिसाइड करेगा। जैसे भारत में एक स्टैंडर्ड सोलर पंप के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। अब भारत में कितने किसान हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं? तो वो किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम से उसका फायदा उठाते हैं। ऐसी ही एक स्कीम का नाम है कुसुम। किसान ऊर्जा सुरक्षा, है ना। तो इस स्कीम के माध्यम से किसान या वो दूसरे सीधे प्राइमरी सेक्टर के लेंडिंग के माध्यम से पैसा लेके सोलर पंप लगा सकते हैं। अब सोलर पंप ही क्यों जरूरी है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी वाले पंप क्यों नहीं लगा सकते? तो आपको पता है कि रूरल एरिया में अभी भी बहुत सारे हैं, गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। अब आप प्रधानमंत्री जी को सुनोगे तो आप पाओगे कि 2022 में ही उन्होंने बोला है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है भारत का। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो एग्रीकल्चर लैंड में इलेक्ट्रिसिटी का पेनिट्रेशन अभी भी उस तरह से नहीं हुआ है। वहां पे ना तो अभी कनेक्टिविटी डेवलप हुई है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हैं, ना उनके वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पे जो सोलर पंप है वो एक सही विकल्प है। बिकॉज सन जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको उसे ट्रैप करने के लिए सोलर पैनल चाहिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए सोलर बैटरी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको लैंडिंग मिल जाएगा। फिर आता है कंप्रेस्ड बायोगैस। अगर आप बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें से लोन मिल जाएगा। और कौन से क्षेत्र हैं? एमएसएमई, हमने शुरुआत में इसके बारे में जिक्र किया कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनका कि कम अमाउंट का टर्नओवर होता है। देखो, पहले ये इन्वेस्टमेंट के आधार पर एमएसएमई कैटेगराइज किए जाते हैं। अब ये टर्नओवर बेस्ड पे है। टर्नओवर बेस्ड है। एग्जैक्टली कितना अमाउंट किस सेक्टर में है अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अन्यथा इंडस्ट्री वाले चैप्टर में जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो इकोनॉमिक सर्वे से नए डेटा के आधार पर हम उसे
फरवरी में इंडस्ट्री वाले चैप्टर में एमएसएमई के बारे में डिटेल से बातचीत करते हैं। फिर इसके अलावा निर्यात के लिए जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि एक्सपोर्ट की फील्ड में भी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का फायदा आप ले सकते हैं। शिक्षा, हमने इसके बारे में बात करी। हाउसिंग यानी कि आवास, हाउसिंग के लिए भी। सोशल इंफ्रा जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रोड लाइट, उनके लिए भी आप इस फंड का यूज कर सकते हैं। विद्यालयों का स्थापना, पेयजल की सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, हमने इनके बारे में बात करी थी। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, पवन विद्युत इत्यादि। अन्य अन्य में जरा ध्यान ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने साहूकार से पैसे लिए, तो साहूकार के पैसे का क्या हो सकता है? साहूकार के पैसे के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि आप साहूकार को पैसा रीपे करने के लिए बाध्य हैं। अब साहूकार को जब आप पैसा रीपे करने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि साहूकार आपसे को डेब्ट ट्रैप में फंसा चुका है। इसलिए ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो साहूकार के चक्कर से मुक्ति पाए। अगर किसी ने साहूकार से पैसे लिए भी हैं तो उसे एक बार में पैसा देके अपने प्राण साहूकार से बचाएं। तो उस काम के लिए, साहूकार के डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए, आप पीएसएल कैटेगरी से लोन ले सकते हैं। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से लिया जा सकता है। कमजोर वर्ग जैसे छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विकलांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि माइनॉरिटीज, उन लोगों के लिए प्राइमरी सेक्टर से लोन लेने की अपने आप में सुविधा है। अच्छा, कुछ एक और डेटा है जो आपके काम का, इसको देख। लिखा है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग टारगेटिंग फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब हमने पीछे एक बार बात करी थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनका अभी का टारगेट कितना है? 40%। जब हम अभी कहते हैं तो ये बात है 2021 के पहले, बिफोर 2021। 2021 में इन्हें बढ़ा के कितना कर देना चाहिए? यूसीबीस को कितना कर देना चाहिए? 45% और मार्च 2022 तक 50%। अब हम इसके आगे हैं, यानी कि मार्च 2023 आने वाला है, तो तब तक यूसीबीस को प्राइमरी सेक्टर में 60% की लेंडिंग करना अनिवार्य होगा। अब आप ये बात अच्छे से समझ जाओ। फिर इसके बाद मार्च 2024 तक ये टारगेट 75% पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी 75% टारगेट 2024 तक अचीव करना होगा। अब आप अगर इसमें संदेह कर रहे हो कि प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे प्रीलिम में क्वेश्चन बनाना यूपीएससी के लिए बहुत आसान है कि हाँ, कब तक का टारगेट है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग अर्बन कोऑपरेटिव के लिए 75% अचीव करना? साल होगा 2000, उत्तर होगा 2024। दूसरे तरीके से 2023 के अंत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के लिए कितना टारगेट अचीव करना चाहिए? तो 2023 के लिए टारगेट है 60%। 2024 के लिए कितना टारगेट है? पूरा 75%। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया। हमारे पास दूसरा कंफ्यूजन ये है कि क्या 40% का अमाउंट कोई भी बैंक किसी एक क्षेत्र को दे सकते हैं क्या? मान लीजिए स्टेट बैंक पूरा 40% अमाउंट कृषि को दे दे या एक्सपोर्ट को दे दे, तो क्या ऐसा अलाउ है? क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन न्यायोचित तरीके से हो सकता है? एक सेकंड के लिए इस पर आप विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। क्यों? प्राइमरी सेक्टर में अगर आप सारा का सारा पैसा किसी एक सेक्टर को दे दोगे तो वो जस्टिस नहीं होगा। उस न्यायोचित व्यवस्था को लागू करने के लिए प्राइमरी सेक्टर के 40% को छोटे छोटे प्रतिशत अमाउंट में कैटेगराइज कर देना चाहिए। और ऐसा इस तरह किया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि के लिए 18%, एमएसएमई के लिए 7.5%, कृषि के लिए 18%, एमएसएमई के लिए 7.5% और वीकर सेक्शन के लिए 10% का टारगेट रखा गया है। ठीक है, बाकी जो बचा वो अन्य क्षेत्रकों के लिए है। ये मेन है। तो पब्लिक सेक्टर ने कितना दिया?
एग्रीकल्चर को 18 दिया। पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, स्टेट बैंक, पीएनबी इत्यादि, उन्होंने 18% तो एग्रीकल्चर को दिया, लेकिन एमएसएमई को 6% से कम दिया और वीकर सेक्शन को 10 से ज्यादा दिया। ठीक है, और आगे का डेटा क्या कहता है? प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने क्या किया, जैसे आईसीआई, एचडीएफसी, है ना, इन बैंकों ने क्या किया, एक्सिस बैंक की एग्रीकल्चर को कम लोन दिया 18%, यानी कि 16.2% था। एमएसएमई को 7.9, मतलब टारगेट से ऊपर, और वीकर सेक्शन को 9.5, यानी कि टारगेट से कम। बट इनका जो टोटल प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो 40 के ऊपर है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का 40 से कुछ कम है ना। अब आप इनको आसानी से समझ सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर की बैंकें चूंकि मूलतः शहरों में ज्यादा ऑपरेशन करती हैं, ज्यादा बिजनेस करते हैं, इसे और एमएसएमई शहरों में ज्यादा होते हैं, तो इनके लिए इनको पैसा देना आसान था। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक गांव में कम पाई जाते हैं, इसलिए इनका जो एग्रीकल्चर वाली लैंडिंग है वो टारगेट कम है, सॉरी अचीवमेंट कम है। फॉरेन बैंक, अब ये तो और ज्यादा गांव में जाने से बचते हैं, ये तो मेट्रो सिटीज में ही अपने आप को केंद्रित रखते हैं, इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर का भी टारगेट मैच नहीं, एमएसएमई का टारगेट नहीं मैच किया और वीकर सेक्शन का भी टारगेट नहीं मैच किया। इन्होंने सिर्फ 38% लोन दिए और ज्यादातर लोन जो है इन्होंने अपने टारगेट में मिस हो गए। तो जो इनका 38 पहुंच रहा है वो किस क्षेत्रों में पहुंच रहा है, जैसे एक्सपोर्ट वगैरह में, और जो टारगेट्स इनका कम रह गया, जैसे ये 1.7% शॉर्ट ऑफ है, 1.7% शॉर्ट है अपने टारगेट से, तो ये 1.7% अपना लेंडिंग किसको कर सकते हैं, आरआईडीएफ को। आरआईडीएफ के माध्यम से इनकी लेंडिंग पीएसएल को इंश्योर की जाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आरबीआई की रिपोर्ट में कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। वो हाइलाइट्स ये हैं, इनमें कुछ एक शब्दावली है बार बार इस्तेमाल हो रही है, जैसे एएनबीसी, सीईओबीई। तो हम ये रिपोर्ट को का एनालिसिस करें। अब देखो ये है क्या, पहले तो ये समझ जाओ, जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में बदलाव आरबीआई ने 2022 में करे, 2022 में आरबीआई ने पीएसएल के लिए जो बदलाव किए हैं उसको हम इसके माध्यम से समझेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ये बार बार जैसे आप देखते हैं ना, एएनबीसी, सीओबीसी, 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 एएनबीसी, ये बार बार शब्दावली इस्तेमाल हो रही है आरबीआई की रिपोर्ट में, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस तरह के टर्मिनोलॉजी यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इन शब्दावलियों का मतलब क्या है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, एएनबीसी क्या होता है, सबसे पहले एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसको ऐसे समझ लेते हैं। एएनबीसी, इसमें जो बैंकों ने क्रेडिट दिया है, उस क्रेडिट का मतलब जो उन्होंने लोन दिया है, उस लोन के अगेंस्ट में जो उनकी रिकवरी हो गई है, उनको अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो उनका आ जाएगा नेट क्रेडिट। बैंकों के वो बिल्स जो वो आरबीआई से पुनर्भुगतान करने के लिए क्लेम करते हैं या कर सकते हैं, उनको माइनस करेंगे। और बैंकों का वो पैसा जो भले लोन के तहत नहीं दिया गया, किसी अन्य इन्वेस्टमेंट के जरिए से, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, अन्य इन्वेस्टमेंट के जरिए से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जाएगा, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इलिजिबल फॉर पीएसएल।
प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, तो उन निवेशों को जोड़ा जाएगा। अब अगर किसी का ये तीनों जोड़ ये और ये माइनस करने के बाद किसी का 40% पूरा होता है तो ये माना जाएगा कि वो बैंक ने प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये आपने समझा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसको अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा वो ऐसे फिर से देख लेगा, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC। ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो CEOBC, ये BE क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्या समस्या है, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, तब समझना आपका आसान हो जाएगा। ठीक, पहले एक कहानी समझते हैं। मेहुल चौकसी का नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी सुना होगा। नाम है मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आप सब जानते हैं ना भारत की बैंक है, पीएनबी, पीएनबी के साथ उसका कुछ बिजनेस चल रहा था, शायद रोटोमैक पेन का केस। तो पीएनबी से उसका व्यवसाय चल रहा था। तो उसने क्या किया कि सिंगापुर वो गया और पंजाब नेशनल बैंक की ही एक दूसरी ब्रांच जो कि सिंगापुर में बेस्ड हो, तो उससे उसने अपने क्रेडिट के आधार पर बैंक की क्रेडिट का इस्तेमाल किया। वो क्रेडिट इस दावे के साथ बैंक पैसा उसको देती है कि मेहुल चौकसी वो पैसा पंजाब नेशनल बैंक इंडिया को, अब आपके पास दो विकल्प हैं, पीएनबी इंडिया, पीएनबी सिंगापुर। मेहुल चौकसी, तो मेहुल चौकसी इंडिया में उसकी क्रेडिट है। इस क्रेडिट के आधार पर वो ये चाहता है कि उसे पैसा सिंगापुर में मिल जाए, वो सिंगापुर में व्यवसाय करना चाहता है, तो उसे वो क्रेडिट वो इस्तेमाल करेगा सिंगापुर में, और उसने वहां पे पैसा ले लिया एक सर्टेन टाइम के लिए कि वो पे कर देगा। और ऐसा करते हुए उसने 4,000 करोड़ से कुछ ज्यादा, शायद 4,500 करोड़ था, 4,500 करोड़, 4,500 करोड़ इतना पैसा ले लिया और अपने बिजनेस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे की कहानी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आगे की कहानी किसी दूसरे विषय को सिद्ध करती है, हमारे मतलब का बस इतना ही है। ठीक है, तो अब हम इसके आधार पर दूसरा एक और उदाहरण लेंगे और समझेंगे। बहुत बड़े स्केल पर प्रतिदिन जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वो दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में बिजनेस ऑपरेशन कर बैंकों के क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक इंडिया में है, चाइना में है, स्टेट बैंक इंडिया में है और चाइना में है। ठीक है, एक व्यवसायी है किरण मजूमदार, उसकी बायोकॉन कंपनी है, उसको पैसा चाइना में चाहिए दवा से संबंधित कुछ ऑपरेशन के लिए, तो वो चाइना में अपनी इंडिया वाली बैंक क्रेडिट का इस्तेमाल करती है और उधर पैसा लेती है और बिजनेस ऑपरेशन करती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके उसने चाइना में अपना व्यवसाय किया। ठीक है, और ऐसा डेली बहुत सारे बिजनेस पर्सन करते हैं। तो क्या बैंक की देनदारी नहीं, उस अमाउंट के अगेंस्ट में बैंक की देनदारी है। ठीक है, और
निश्चित तौर पर उसे वो देनदारियां किसके द्वारा रीपे की जाएंगे, जो उस समय का बिजनेस पर्सन होगा। तो ऐसी जितनी क्रेडिट लाइन हैं जिसमें बैंक की देनदारी है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में देनदारी किसमें है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में। ठीक है, ये देनदारी इंडिया में होनी चाहिए, पहली चीज तो ये विदेशों के मामले में बात सही नहीं है, ये देनदारी कहां पे होनी चाहिए, इंडिया में। ठीक है, तो ऐसी देनदारी किसी पर्टिकुलर टाइम में शायद कैलकुलेशन में भी ना ही हो, बट वो क्रेडिट होगा इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। मतलब ये कि उस समय बैलेंस शीट में भले नहीं है, वो भविष्य में उसका एक्सपोजर चूंकि है अभी, वो बैंक की देनदारी है, ऐसी कंडीशन पर ये वाला जो अमाउंट है वो कहलाएगा क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब हमने इसके माध्यम से इन दो शब्दावलियों को समझ लिया कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है और क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट ये क्या है। हमने सीईओ बीसी जब समझा तो उसमें ये बात समझ लिया कि ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज दोज दैट हैव पोटेंशियल टू बाइंड अ बैंक टू कमिट असेट टू एन ऑब्लिगेशन, मतलब उनकी देनदारी है ऐसा। ठीक है, और वो किस सेक्टर में होना चाहिए, पीएसएल सेक्टर में। जैसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात, नॉट लाइन ऑफ क्रेडिट, बट ये लेटर ऑफ क्रेडिट के एग्जांपल हमने पीछे दिए। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये सीईओ बीसी होता है, सीईओ बीई होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसका जिक्र रिपोर्ट में बार बार हुआ है, प्री में क्वेश्चन सीधे इस टर्मिनस से आ सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण टर्म हमारे पास वो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। नेट बैंक क्रेडिट क्या है, तो उसमें हमने नेट बैंक क्रेडिट समझा प्लस परमिटेड नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड टू बी प्रैक्टिस। ये दो चीजें हमने समझ लिया। इन सिंपल टर्म्स अगर बात करें तो एएनबीसी इज द नेट बैंक क्रेडिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट बिल डिस्काउंटिंग। अब ये बिल वो है जो बैंक आरबीआई से अपना डिस्काउंट बाद में क्लेम करेगी और पुनर्भुगतान प्राप्त करेगी। ठीक है, माइनस एसएलआर सिक्योरिटीज एंड अदर एग्जाम्पशन वाया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये वो अमाउंट बैंक के पास निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। हमारे सामने ये रिपोर्ट है, तो अब हम इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक जो भारत में कॉमर्शियल बैंक है और विदेशी बैंक जिनमें 20 से अधिक ब्रांचें हैं, उनके केस में 40% ऑफ एएनबीसी, ठीक है, या सीईओबीई जो भी ज्यादा होगा उसका 40% एग्रीकल्चर, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनको देना पड़ेगा। और फॉरेन बैंक के जिनके पास 20 से कम ब्रांच है उनको 40% एएनबीसी का या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का जो भी ज्यादा होगा उसमें का 32% तक वो फोर्थ सेक्टर को लेंडिंग कर सकते हैं और कम से कम 8% उन्हें दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होगी। अब इसमें इनको 32% तक एक्सपोर्ट लेंडिंग के लिए परमिशन दिया गया है उन बैंकों को जिनकी भारत में ब्रांच 20 से कम है और वो विदेशी बैंक। क्यों? क्योंकि ऐसे बैंक के लिए आसान होता है एक्सपोर्ट को क्रेडिट देना। एक्सपोर्ट को क्रेडिट देना इसलिए आसान होता है, जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी है, ये अमेरिका में व्यवसाय करती है, यूएसए में, और यूएस की कोई बैंक है इंडिया में जिसकी ब्रांच 10 से कम, तो वो चाहेगी कि पीएसएल की कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा पैसा एबीसी को दे दे क्योंकि उसका ऑपरेशन अमेरिका में। ठीक है, तो वो तो पूरा पैसा देना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार यानी कि आरबीआई केवल उनको 32% तक ऐसा करने की इजाजत देती है और 8% उनको गैर एक्सपोर्ट क्षेत्र में और दूसरे पीएसएल सेक्टर में देना पड़ेगा। ठीक है, आरआरबी के केस में 75% कैटेगरी पीएसएल में जाता है, तो एएनबीसी या सीईओबी जो भी ज्यादा होगा उसमें जाएगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी 75% है, एएनबीसी या सीईओबी जो भी ज्यादा होगा उसमें जाएगा। आउट ऑफ दिस 40%, आउट ऑफ दिस 40% 18% मस्ट गो टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब ये कि 18% इस 40 का एग्रीकल्चर में जाना चाहिए।
कॉमर्शियल बैंक का, एंड 7.5% पीछे जो हमने देखा था वो माइक्रो एंटरप्राइजेस का, एंड 12% वो जाना चाहिए वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, यहां पे देखिए पहले वीकर सेक्शन के लिए टारगेट कितना था 10%, अभी टारगेट बढ़ के कितना हो गया है नई रिपोर्ट में 12%। नोटिस किया? तो जब भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो इस वाले पॉइंट पे जरूर पूछेगी, और ऐसा लिख सकते हैं कि वीकर सेक्शन के लिए आरबीआई ने पीएसएल का टारगेट बढ़ा दिया है, सिर्फ इतना लिख के आता है और आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, अभी तो 10% ही है। नो, नई रिपोर्ट में 12% हो गया। उन विदेशी बैंकों जिनकी भारत में ब्रांच है 20 से कम है, उन पे ये सब अप्लीकेबल नहीं होता, उन पे बस ये अप्लीकेबल होता है। एक्सपोर्ट में मैक्सिमम 32% और मिनिमम 8% दूसरे पीएसएल कैटेगरी में उनको पैसा देना पड़ेगा। आरआरबी के केस में सेम सेम, यहां पे ज्यादा है। वीकर सेक्शन के लिए जो 12% शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए है, इनके लिए 15% है। ठीक है, और इनके लिए सेम सेम सेम, उस वाले सेक्शन से सेम हो गया। यहां पे बस आपको ध्यान अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, कि एएनबीसी का 15%, एएनबीसी या सीओबी जो भी है उसका 15% ये देंगे इसमें। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या है, जैसे मैंने आपसे बताया था, इनको 2024 तक 75% इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 7.5% एंड 12% सेम है। हाँ, और अलग अलग कैटेगरी वाइज टारगेट जो चेंज हुआ है वीकर सेक्शन, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड वीकर सेक्शन में, बस आपको किस में ध्यान देना है, किसी में नहीं, बस ये ध्यान देना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में यहाँ 10% है और वीकर सेक्शन के केस में यहाँ पे बढ़ के 12% होगा। इसमें वीकर सेक्शन का टारगेट, सॉरी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट इनमें 10% है 2023-24 में, और वीकर सेक्शन का टारगेट ये 12% है, बस ये ध्यान देना पड़ेगा। पीएसएल में और हाल में क्या परिवर्तन होते हैं, आपके सामने एक टर्म लिखा हुआ है ऑन लेंडिंग मॉडल। अब हम समझेंगे ऑन लेंडिंग मॉडल क्या है और इसमें संशोधन क्या हुआ है। क्या, दोनों बातें समझते हैं। देखिए, जब हम ऑन लेंडिंग मॉडल की बात करते हैं, इसको समझिए। मान लेते हैं कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, और ये जो एनबीएफसी है ये स्टेट बैंक से पैसा लेती है, कुछ भी अमाउंट मान लीजिए, 1 लाख करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़। तो ये जो 1 लाख करोड़ है वो इसने एनबीएफसी को दिया। एनबीएफसी मान लेते हैं इसमें से लेंडिंग करते हैं, और इसका कुछ लेंडिंग जो होता है वो पीएसएल कैटेगरी में चला जाता है। मतलब जैसे कृषि को उन्होंने ऋण दिया या एमएसएमई को दिया, कितना मान लेते हैं, कुछ भी 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ मान लेते हैं इनका, वो पीएसएल कैटेगरी में चला गया। तो क्या वो स्टेट बैंक के प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग टारगेट में जोड़ा जाना चाहिए? अगर ऑन लेंडिंग मॉडल है तब होगा यस, हाँ, जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे ऑन लेंडिंग मॉडल कहते हैं। कि मतलब ये कि बिजनेस के इरादे से स्टेट बैंक ने अगर एनबीएफसी को पैसा दिया है, और अगर स्टेट बैंक और एनबीएफसी आपस में किसी सहमति के माध्यम से कुछ पैसा प्राइमरी सेक्टर को देते हैं, कौन, एनबीएफसी। ठीक है, चूंकि एनबीएफसी के ऊपर पीएसएल का कोई टारगेट होता नहीं है, लेकिन पैसा तो स्टेट बैंक का है ना, उसके रख रखाव एनबीएफसी कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो पीएसएल कैटेगरी को दिया हुआ लोन स्टेट बैंक के प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को मैच करता हुआ देखा जाएगा। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया। अब इस संशोधित ऑन लेंडिंग मॉडल क्या है, जैसा हमने ये देखा है इसमें कुछ संशोधन हुआ है।
कुछ रिफॉर्म हुआ है। मतलब ये कि इस कैटेगरी में अगर एक एनबीएफसी किसी एक बैंक से कुछ पैसा लेके उधर जोड़ जोड़ सकती है, तो स्टेट बैंक ने चाहे जितना अधिक अमाउंट दिया हो, अधिकतम 5% ही किसी एक एनबीएफसी से अपना पीएसएल का टारगेट मैच कराता हुआ दिखा सकता है। मतलब अगर किसी ने दूसरे एनबीएफसी को उसने पैसा दिया होगा और उसने भी पीएसएल कैटेगरी में कुछ पैसा खर्च किया होगा, तो वो उससे भी कुछ प्रतिशत दिखा सकता है। लेकिन किसी एक एनबीएफसी से कोई एक बैंक 5% से ज्यादा पैसा पीएसएल कैटेगरी में खर्च हुआ नहीं दिखा सकती। तथा एक एनबीएफसी एक से अधिक बैंक से पैसा लेकर उसे अलग अलग पीएसएल कैटेगरी में खर्च करती है, तो अलग अलग बैंक किसी एक एनबीएफसी से भी 5% तक अधिकतम पैसा अपने पीएसएल कैटेगरी में दिखा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर पीएनबी से इसी एनबीएफसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कुछ पैसा लिया है और उसने किसी अग्रीमेंट के तहत, किसी पूर्व अग्रीमेंट के तहत बीओबी का कुछ प्रतिशत, मान लेते हैं 2% लेंडिंग का टारगेट मैच किया, पीएनबी का 2% टारगेट मैच किया और एसबीआई का 5% टारगेट मैच किया, तो ये काम एक अकेली एनबीएफसी कर सकती है। यस, एक अकेली एनबीएफसी अलग अलग बैंकों के लिए उनका अमाउंट पूर्व अग्रीमेंट के तहत प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से खर्च कर सकती है, लोन दे सकती है। लेकिन किसी एक बैंक के लिए 5% से अधिक, 5% से अधिक वो क्लेम नहीं कर सकती कि उसने पीएसएल कैटेगरी में खर्च किया है। मतलब एक बैंक अधिकतम 5% तक पीएसएल कैटेगरी में खर्च कर सकती है, उसने भले ही एक ही एनबीएफसी का कई बैंकों ने इस्तेमाल किया। तो ये आपने समझ लिया। ऑन लेंडिंग मॉडल क्या है, संशोधित में क्या है आपने देख लिया कि मैक्सिमम 5% तक की सीमा लगा दी गई है। ठीक है। इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं? मतलब ये कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां पे इंक्रीमेंटल पीएसएल खर्च किया जाना है, तो उसको उसको देखते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा कि पीएसएल अंडर फंडेड डिस्ट्रिक्ट क्या मतलब होता है। पीएसएल अंडर फंडेड और पीएसएल ओवर फंडेड। मतलब प्राइमरी सेक्टर के तहत कम खर्च, अंडर फंडेड का मतलब होता है कम लोन दिया हुआ, और ओवर फंडेड का मतलब है अधिक लोन दिया हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं स्टेट बैंक की एक ब्रांच है और उसने गाजियाबाद में प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में पैसा दिया। अब चूंकि पता है आपको कि गाजियाबाद में जो ग्रामीण एरिया है बहुत कम है, एमएसएमई एरिया एक पल के लिए काल्पनिक तौर से मान लेते हैं बहुत कम है, तो उसने जो थोड़े से लोग हैं उन्हीं को ज्यादा पैसा दे दिया। तो इस वजह से प्रति व्यक्ति पीएसएल इनका 25,000 से ज्यादा हो जाता है, 25,000 प्लस हो जाता है रुपए। ठीक है। और अब दूसरी तरफ कोई दूसरा एरिया ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे सामने है गोरखपुर। अब गोरखपुर में बहुत सारे ग्रामीण एरिया है ना, और वहां पे उसने पीएसएल कैटेगरी में लोन दिया, लेकिन चूंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है तो व्यक्ति के हिसाब से कम कम आया। तो प्रति व्यक्ति पीएसएल का लोन जो है वो लेस देन 6,000 है, तो इसको पीएसएल अंडर फंडेड बोलेंगे, इसको पीएसएल ओवर फंडेड बोलेंगे। ये बात स्पष्ट हो गई, एंड आई थिंक ये स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि ये बगैर समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वर्तमान की जो भारत सरकार है वो बॉटम अप अप्रोच की बात करती है। अभी तक जो पीएसएल था वो क्या था?
कि ऊपर से 40% आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, बैंकों को 40% इम्प्लीमेंट करना है, अलग-अलग क्षेत्रों में पैसा देगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़े से लोगों ने पीएसएल की कैटेगरी में ज़्यादा पैसा नहीं, तो बॉटम अप अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने जो नया संशोधन किया है, वो ये कि जितने अंडर फंडेड डिस्ट्रिक्ट हैं, अंडर फंडेड डिस्ट्रिक्ट, अंडर फंडेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिला, वहां पे बोला है बैंकों को कि आप अपने पीएसएल के टारगेट का, जितना भी आपका पीएसएल टारगेट था, उसका 125% खर्च करो। मतलब ये कि अगर गोरखपुर में ये पहले खर्च करते थे 10,000 रुपए, तो अब 10,000 का 125% खर्च करो, और जो पैसा आपका बचा है ना, मान लीजिए अब आप कहोगे कि ये तो पहले का लोन है 10,000, तो उस 10,000 का 125% खर्च करो, और जो ओवर फंडेड है वहां पे अगर आप मान लीजिए पहले खर्च करते हो 20,000, है ना, तो उस पे खर्च करो 90% केवल। ठीक है, तो इधर से घट जाएगा अमाउंट और इधर बढ़ जाएगा, बेसिक एसेंस इतना है। तो इसे बोलेंगे इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, और ये वित्त वर्ष 2021-22 के बाद आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण के लिए उच्च भार, अधिक वेट असाइन किया गया है, जो कि 125% है, और तुलनात्मक रूप से कम प्रति व्यक्ति पीएसएल जिनका 6,000 से कम है, उनके लिए 125% हो गया, और जहां पे अधिक प्रवाह है, जहां पे 25,000 से ज्यादा है, उनका भार कम कर दिया गया, वहां पे अपना 90% खर्च करो। आरबीआई ने 5 नवंबर 2020 को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह उधार, मतलब को लेंडिंग के संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए। ठीक है, यह बैंकों और एनबीएफसी को एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाता है जहां पूर्व निर्धारित अनुपात के अनुसार ऋण के पूरे जीवन चक्र के दौरान सह उधार समझौते यानी कि को लेंडिंग एग्रीमेंट्स में सभी पक्षों द्वारा जोखिम और पुरस्कार या लाभ कहना चाहिए साझा किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एरिया कवर होता है। ये जो मैंने आपको को लेंडिंग बताया ना, वो पीछे जो हमने ऑन लेंडिंग मॉडल बताया था, वो उसी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पीछे हमने बताया, ये उसका फैक्चुअल पार्ट है। ठीक है, तो वो दोनों करंट अफेयर से टॉपिक है, तो जो जितने नई चीजें मैंने बताई, जैसे ऑफ बैंक एक्सपोजर, ऑफ बैंक लेंडिंग एक्सपोजर क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है, ऑन लेंडिंग मॉडल क्या होता है, अमेंडेड ऑन लेंडिंग मॉडल क्या होते हैं, ये सब नए कॉन्सेप्ट है, ये आपको अपनी किताबों में नहीं मिलेंगे। इनको अगर आप यहाँ से तैयार नहीं करते हो, तो आपकी तैयारी में कुछ कमियां मानी जाए। अब हम बात करते हैं कि लीड बैंक स्कीम क्या है। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लीड बैंक स्कीम, देखो 1969 में 19 दिसंबर 1969 में आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम शुरू करी थी। अब इस बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो आपको चीजें आसानी से पता चल जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में किसी एक डिस्ट्रिक्ट को किसी एक बैंक के नेतृत्व में उसे कोऑर्डिनेटर की भूमिका दे रही है। उसके इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं जिला है आगरा। आगरा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को लीडर बैंक डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वो लीड बैंक कहलाएगी। उत्तर है हाँ। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अब मान लेते हैं यहाँ पे कई सारे विलेज हैं, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 और विलेज 4, विलेज 5, विलेज 6। ज्यादा अच्छा विचार ये होगा कि सभी गांवों में बैंक की ब्रांच हो, किसी न किसी बैंक की, वो इलाहाबाद बैंक की हो सकती है, पंजाब नेशनल बैंक की हो सकती है, स्टेट बैंक की हो सकती है ना, तो वो बैंकों का पेनिट्रेशन हो, या कोई टाउन एरिया हम ले सकते हैं यहाँ पे, टाउन 1, टाउन 2, है ना, इन जगहों में टाउन 2, है ना, इन जगहों में भी बैंकें हों, अलग अलग सारी बैंकें हों।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा को डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग बैंकों को लीडर बैंक बोला जाता है, लीड बैंक बोला जाता है। तो तुम लीडर बैंक को कोऑर्डिनेट करो कि ज्यादातर मैक्सिमम से मैक्सिमम गांव में, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाउन में बैंकों का पेनिट्रेशन हो। इसके लिए ज्यादा जरूरी यह है कि कम से कम एक बैंक सभी जगहों में पहुंच जाए, रादर देन कि किसी एक में ही किसी एक गांव में एसबीआई, पीएनबी ये सब अपने उसमें खोल लें और यहाँ पे कोई बैंक ही ना हो। इससे अच्छा यह है कि बैंकें अलग अलग टाउन में, अलग अलग गाँव में अपनी ब्रांच लगाएं, सो दैट कि जो बैंकिंग का पेनिट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा गाँव में हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल बैंकिंग जोड़ा जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लीड बैंक का है। इसमें ऐसा नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है तो किसी को पैसा देना शुरू कर, नहीं, वो अपने रीजनल रूरल मॉडल पे जिसमें उसे 35% 35% है, ठीक है, हाँ, 35% इसको अपने आरआरबी को देना होता है, या अपनी ब्रांच लगाएगी तो उसका पूरा पैसा ऑपरेट करेगी। ये किसी दूसरी बैंक को पैसा देने नहीं जा रहे, पैसा सभी बैंकों को अपनी पेरेंट बैंक से मिलेगा। स्टेट बैंक वाले स्टेट बैंक के ब्रांचेस को, पीएनबी वाले पीएनबी के ब्रांचेस को देंगे। बस ये इस बात की लीडरशिप भूमिका में रहेंगे जहां पे अनबैंक्ड एरिया है, जो भी अनबैंक्ड एरिया है, अनबैंक्ड एरिया, वहां पे बैंक का प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वहां पे ब्रांच खोली जाए। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक जगह में कई ब्रांच होने से अच्छा है अलग अलग ब्रांचेस टाउन्स में या गांव में खोली जाए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लीड बैंक स्कीम कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि एरिया वाइज बैंकिंग पेनिट्रेशन हो सके और पीपल वाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। क्या मैंने बताया? एरिया वाइज बैंकिंग पेनिट्रेशन और पीपल वाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आप बोलोगे तो सिंपल बातें हैं, ये तो कोई भी आसानी से पकड़ लेता है। नहीं, यूपीएससी ने जब 2020 में इस पे लीड बैंक पे क्वेश्चन पूछा था तो उसमें कहा गया था कि किसमें एरिया अप्रोच फॉलो किया, एरिया अप्रोच। तो जब हम एरिया वाइज लिखते हैं तो एरिया अप्रोच हुआ, तो है ना। तो इस प्रकार आप समझ रहे हो। देखो, यूपीएससी आपसे बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछती, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है उसे ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए तो आप इसको ठीक कर लोगे, नहीं तो फंसना चाहिए। आगे चलते हैं, हमने ये पार्ट किया, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लीड बैंक स्कीम, तो इसमें एक विशेष बैंक को जिले के अग्रणी बैंक की भूमिका दी जाती है, ठीक है। अन्य एजेंसियां और संघ का वो नेतृत्व करते, जो दूसरी बैंकें होंगी उस जिले में उनका वो लीडरशिप कोऑर्डिनेटर होगा मेन तौर पे वो। 2009 में एक उच्च स्तरीय समिति ने नोटिस किया कि शाखा विस्तार, जमा संग्रहण और प्राथमिकता क्षेत्र वाले विशेष रूप से ग्रामीण अर्ध शहरी एरिया में ऋण में सुधार के अपने मूल्य उद्देश्य को प्राप्त करने में उपयोगी रहा है। मतलब ये कि ये स्कीम को सक्सेसफुल घोषित, लीड बैंक स्कीम का विस्तार महानगरीय क्षेत्र के लिए भी कर दिया गया। मतलब ये कि महानगरों में भी लीड बैंक खोला जा सकता है। अब आप बोलोगे महानगर में तो ब्रांच पहले से है, बैंकें पहले से हैं। नहीं, इसको दूसरे तरह सोचिए। हम आते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब आपको पता है दिल्ली में कितने गांव हैं? ज्यादातर को तो नहीं पता, ये तो मुझे पता है ना। दिल्ली में करीब 70 विलेजेस हैं। इसका उदाहरण है जैसे गोपालपुर गांव, वजीराबाद गांव, ढाका विलेज, है ना। इस तरह दिल्ली के सब अर्बन एरियाज में करीब 70। और आपको पता है इनमें ज्यादातर जगहों में बैंक की ब्रांचेस नहीं है, या कहीं कहीं पे है तो एक एक आध है। पॉपुलेशन के अनुपात में बहुत कम है। जैसे गोपालपुर विलेज में एक भी नहीं है, ठीक है। ढाका विलेज में एक भी नहीं है, किसी बैंक की कोई ब्रांच नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन पे महानगरीय एरिया में, अब जैसे आप अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कहीं भी आप महानगरों में पहुंच जाओ तो आप पाओगे कि वहां भी ऐसे सब अर्ब्स हैं, सब अर्ब्स मतलब सब अर्बन एरियाज जहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं है। तो लीड बैंक स्कीम की उपयोगिता इन जगहों में भी है। तो इस प्रकार से महानगरीय क्षेत्रों में भी लीड बैंक स्कीम का प्रसार कर दिया गया है। इस तरह से पूरे देश को लीड बैंक स्कीम के दायरे में लाया।
प्रश्न आएगा तो इसमें आप गलती नहीं करना, इसलिए यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1969 की स्कीम उठा के कोई बाय डिफॉल्ट पूछ ले, नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं पूछता। जब भी यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे प्रॉपर साइंस होता है, प्रॉपर प्रॉपर। 30 जून 2017 तक 25 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक निजी क्षेत्र के बैंक को देश के 706 जिलों में 706 जिले में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई। कितने? 25 तो पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक निजी क्षेत्र का बैंक है। अब ये लिखने और इसको हाईलाइट करने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखो, अभी भी अगर यूपीएससी आपसे पूछ लेता कि लीड बैंक स्कीम में प्राइवेट सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आप में से ज्यादातर उसे सही मारते। इसे ध्यान दो। अगर आप ये समझ गए तो आप ऐसी गलती नहीं कि हाँ, लीड बैंक स्कीम में प्राइवेट सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है। अब अगर आप ये समझ गए तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, ये स्कीम के बारे में समझते हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस पे यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है। रिसेंट क्वेश्चन उसने 2021 में पूछा। 2021 में उसने जब क्वेश्चन पूछा तो उसमें क्वेश्चन किया कि इनमें से कौन कौन सेक्टर हैं जो केसीसी के माध्यम से लोन लेने के लिए इलिजिबल है ना? और उसमें से हमारे ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर टिक। क्यों? केसीसी को ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, चीजों को गहराई से पढ़ेंगे, इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है। तो सबसे पहली बात, केसीसी से शुरुआत कब हुई? 98-99 में। अब आप बोलोगे आपने तो कहा था आप साल नहीं रटाओगे, अब ये साल क्यों रटा रहे हो? नहीं, साल नहीं रटा रहे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केसीसी स्कीम किस गवर्नमेंट के तहत के टाइम पे आई थी, बोला जाए कि हाँ, एनडीए फर्स्ट के टाइम पे आई थी, या यूपीए फर्स्ट के टाइम आई थी, या यूपीए सेकंड के टाइम आई थी, या एनडीए सेकंड के टाइम आई थी, ये वाजपेयी जमाने के टाइम में आई है, या इंदिरा गांधी जमाने के टाइम में आई है, या नेहरू जी के जमाने के टाइम में आई है, या नरसिम्हा राव के टाइम में आई है। अगर आपको ये पता है तो आप गलत नहीं करोगे। और आप में से जिसने यूपीएससी की पेपर टाइम टाइम पे देख रहे हो या जिसने पहले एग्जाम दिया है, उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी बातें मैंने अभी कही वो सब रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये योजना किसके टाइम में आई, फिर 2022 वाले पेपर में ही पूछ लिया उसने, है ना? जैसे उसके पहले पूछा था कि कोल का नेशनलाइजेशन किसके टाइम में हुआ, तो कोल का नेशनलाइजेशन इंदिरा जी के टाइम में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसने पूछा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके टाइम में हुआ, नेहरू जी के टाइम, 2022 में क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह की इस स्कीम के बारे में बहुत ज्यादा चांस से पूछा जाएगा। अब आप ये पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ज्यादा चांस से पूछा जाएगा? यूपीए ने केसीसी को बंद कर दिया था। वर्तमान मोदी सरकार ने केसीसी को दोबारा जीवित और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा जो है उसने ऋण बांटे। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये अपना क्रेडिट कार्ड है, मतलब ऋण बांटने की योजना है, लोन देने की योजना है। तो इसमें किसानों को इनपुट खरीद रहे, कृषि के इनपुट जैसे हल, है ना, उत्पादन जरूरतों के लिए नकदी निकालने में सक्षम बनाने के लिए केसीसी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। इस योजना को बाद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए लंबी अवधि के ऋण के साथ साथ कार्यशील पूंजी। अब इसमें दो बातें नोट करने वाली चीज, तीन बातें। पहला, केसीसी के माध्यम से संबद्ध गतिविधियों को पैसा दिया जा सकता है। किसके संबंध? एग्रीकल्चर, मतलब जैसे मत्स्य, मुर्गी पालन, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इत्यादि के लिए पैसा दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरा, लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है क्या? हाँ, लिया जा सकता है। तीसरा, वर्किंग कैपिटल, इसका जो एक मेन एरिया है, वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी के लिए पैसा चाहिए तो उसमें मिल जाएगा। फिर वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, सहकारी समितियां होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, इन सब के द्वारा इसे पूरे देश में लागू किया। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड कौन कौन जारी कर सकता है, अगर यूपीएससी आपसे ये पूछता है तो बिंदु 1, 2, 3, 4 ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, इस योजना के तहत ऑपरेटिंग कास्ट, भूमि की ऑपरेशनल होल्डिंग, देखो अब कितना पैसा, एक किसान को कितना पैसा मिलेगा ये निर्धारित कैसे होगा? अगर किसी के पास
परिचालन में भूमि जो ज्यादा है, मतलब ऑपरेशनल होल्डिंग ज्यादा है, ऑपरेशनल होल्डिंग ज्यादा है। फसल पैटर्न, कौन सी क्रॉप है, व्हीट के लिए चीजें अलग है, शुगर केन के लिए अलग है अमाउंट, ठीक है। वित्त के पैमाने के आधार पर सीमाएं तय की जाती है, ठीक है। मतलब ये कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किस तरह के हैं। ब्याज दर कौन डिसाइड करता है, आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ब्याज दर आरबीआई के हिसाब से कितना है, ये आगे हम समझेंगे। किसान क्रेडिट योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी निम्नलिखित जरूरतों के लिए, इससे 2021 में सिंगल विंडो के माध्यम से, मतलब ये कि आपको बार बार ऑफिस दर ऑफिस चक्कर नहीं काटना, किसी एक जगह जाओ पैसा निकाल लो, ऋण प्राप्त किया जा सकता है किसानों द्वारा। तो जैसे खेती के लिए अल्पकालिक ऋण, अभी हमने ऊपर दीर्घकालिक, हाँ दोनों है। कटाई के बाद का खर्च, हार्वेस्टिंग के बाद फसलों का जो रख रखाव होता है उसके लिए। उत्पादन विपणन, जैसे मान लीजिए आपने कद्दू, लौकी, तोरी इत्यादि की कृषि करी, अब आप उसे जो है मार्केट तक पहुंचाना चाहते हो, उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप केसीसी से पैसा ले सकते हो। हाँ, किसान परिवार की खपत की आवश्यकता है। यहाँ पे किसान परिवार की खपत की जो बात हमने करी, वो कृषि से संबंधित खपत की हमने बात करी, ठीक है। कृषि संपत्ति और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जैसे कि डेयरी, मत्स्य पालन। अब ये अंतर्देशीय मत्स्य पालन का मतलब यहाँ पे इनलैंड इनलैंड फिशरी के बारे में है। इनलैंड फिशरी के लिए पंप सेट लगाने, स्प्रे लगाने, डेयरी पशु इत्यादि के लिए, पशुओं के रख रखाव के लिए जो कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है, उसके लिए केसीसी से आप पैसा ले सकते हैं। आप में से अगर कोई वर्किंग कैपिटल का मतलब जानता है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप कमेंट करोगे कि आपको नहीं पता, तो मैं वर्किंग कैपिटल की व्याख्या अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, जो आप मशीनरी को खरीदने के लिए लगाते हो। फिर दूसरा होता है उस मशीनरी को चलाने के लिए, उसमें ऑयल डालने के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए आपको आगे फिर पैसा चलाना होता है, मजदूर को वेतन देने के लिए। वो जो आपके रोज रोज के खर्च हैं, डेली जो एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उन खर्चों के लिए आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से लोग इसके पात्र हैं, सभी किसान, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो ज्वाइंट हो, ठीक है। इसके अलावा किराएदार किसान जो टेनेंट फार्मर हैं, ओरल मौखिक पट्टेदार हैं, बटाईदार हैं, तो ये लोग केसीसी कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। ओरल पट्टेदार कौन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी कोई भूमि मुझे दे दी, उस जमीन पे मैं खेती करूंगा और हमारे पास कोई रिटर्न में दस्तावेज नहीं, तो भी आपके खेत के नाम पे मैं केसीसी इशू करा सकता हूँ आपकी सहमति के साथ। किसानों को इसमें 7% की ब्याज दर से कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि की फसल ऋण पर 2% की सब्सिडी देने की योजना बनाई। मतलब ये कि आरबीआई ने 9% डिसाइड किया। कितना? 9%। भारत सरकार ये कहती है कि चूंकि वो आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन, और इस इंटरेस्ट सबवेंशन के आधार पर 2% का लाभ किसान और उठा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन कितने अमाउंट तक उठाई जा सकते हैं, ये लाभ उठाया जा सकता है, तो 3 लाख रुपए। अगर आपने इससे ज्यादा लिया है तो उसमें ये 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का क्लॉज लागू नहीं होता। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी समिति में किस प्रकार लागू होगी वो समझने की जरूरत है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और निजी क्षेत्र के बैंक हैं, उनमें आरबीआई के माध्यम से प्रतिपूर्ति की, ठीक है। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और सहकारी समितियां हैं, उनको जो प्रतिपूर्ति है वो नाबार्ड करे। ये अपने आप में प्री के लिए हाईलाइटिंग पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वर्तमान में 2% इंटरेस्ट सबवेंशन के अलावा, इंटरेस्ट सबवेंशन कह लो या ब्याज की सब्सिडी कह लो या ब्याज में रियायत कह लो, के अलावा किसानों को नियत तारीख पर या उससे पहले फसली ऋण की शीघ्र चुकौती करने पर 3% अतिरिक्त ब्याज इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान किया जाता है। ठीक है। नोट, केसीसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई। निश्चित गलती करोगे, मुझे पता है, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, हमने टेस्ट सीरीज में देखा है, आप में से ज्यादातर ब्रिलियंट बच्चे, इवन जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन लोगों ने भी इसमें गलती। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? आरबीआई। इंटरेस्ट सबवेंशन कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो इवन ए फार्मर डज नॉट हैव केसीसी, एक बात ध्यान दो, अगर किसान के पास केसीसी नहीं है तो वो इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ उठा सकता है बिना केसीसी के। इंटरेस्ट, चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लागू करती है। ठीक है। और अगर उसके पास केसीसी है तो वो इस योजना का लाभ केसीसी के माध्यम से उठा सकता है। मतलब ये कि ब्याज में सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए केसीसी अपने आप एक मैंडेटरी कार्ड नहीं है। केसीसी है तो आप केसीसी के माध्यम से लाभ उठा सकते हो, और केसीसी नहीं है तो आप बिना केसीसी के भी इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने और कई तरीके से कृषि लोन को सस्ता किया है। अब आरबीआई कुछ अध्ययन कराता है, कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, उन रिपोर्ट्स के बारे में समझो। जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, मतलब ये कि ग्राहकों की कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए आरबीआई एक सर्वे करता है जिसमें सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार की जो स्थिति है, और जो बाजार में मूल्य है, और लोगों की आय और व्यय में जो परिवार की धारणाएं हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड वर्ड है, ध्यान रखना। इकोनॉमी में परिवार का मतलब होता है हाउस होल्ड। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, इन चीजों का जो सर्वे होता है उसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करता है। आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। उसके कंपोनेंट किन किन आधारों पे होता है? इन इन आधारों पे। इसके अलावा आईएमएफ, आपको पता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मैकेनिज्म होता है स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन, मतलब ये कि जो डेटा है उसको पब्लिक तक पहुंचाया जाए। उस चीज को लागू करने के लिए आरबीआई अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करता है, एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, जिससे हम डेटा उठा के आपके सामने ये प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, उसी एनुअल रिपोर्ट से। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, मतलब ये कि हाउस होल्ड को क्या लगता है आने वाले 3 महीने में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, और आने वाले 1 साल में आगे इन्फ्लेशन कितना रहेगा। तो इन दोनों चीजों को का अंदाजा लेने के लिए आरबीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे करवाता है। ठीक। अब आरबीआई के आय के स्रोत कौन कौन से हैं, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है। आरबीआई के आय के स्रोत अगर हमको पता है तो हम समझ सकते हैं। एक बड़ी स्टोरी आई थी, वो बड़ी स्टोरी क्या थी कि आपको पता है 2016 के समय की बात थी। उर्जित पटेल, वो डिमोनेटाइजेशन की बात थी, 16 आई मीन 17 के टाइम की आप बात मान लो, 17 और 2018 इस दौरान की बात थी, 2017 और 18। उर्जित पटेल और गवर्नमेंट के बीच में आरबीआई के पास जो सेविंग होती है उसको बचाने के लिए, और गवर्नमेंट जो उसकी मांग कर रही थी अपने बजटरी, नॉन बजटरी और जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं उनको मैनेज करने के लिए आरबीआई का वो सरप्लस मांग रही थी। आरबीआई सरप्लस के लिए दोनों में इतना विवाद हुआ कि एक वो पॉइंट आ गया जिसके बाद उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, जो आरबीआई के गवर्नर थे, और फिर शक्तिकांत दास जी आए जो कि नए आरबीआई के गवर्नर बने। तो उस झगड़े के या उस असहमति की वजह से, की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आरबीआई के पास कुछ सरप्लस होता है, आरबीआई की कुछ सोर्स ऑफ इनकम होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ सोर्स ऑफ इनकम होती है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होती है, वो कौन सी सेविंग होती है जिसके लिए गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में समय समय पर झगड़ा होने लगता है, फिर उनका पैसा कैसे बटेगा, इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक इमर्जिंग टॉपिक है। तो जैसे हम पहले समझ लेते हैं कि आरबीआई की इनकम के स्रोत क्या है। विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई के पास डॉलर, येन, यूरो होता है, उसको वो किसी न किसी अन्य देश में इन्वेस्ट कर सकता है, या हम डॉलर लेके अमेरिकन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उसे कहीं पे हम जमा करके तो रखते नहीं आरबीआई, है ना? तो ऐसी कंडीशन में वो जो फॉरेन करेंसी में भारत की आरबीआई का इन्वेस्टमेंट है, उससे जो उनको लाभ होता है, ठीक है? जैसे कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 90% फॉरेन करेंसी हो। वो गोल्ड एसडीआर भी होता है बट 90% करीब एसडीआर वो फॉरेन करेंसी होता है जिसमें डॉलर मोर देन 50%। तो उससे जो उनकी आय होती है किनकी आरबीआई की, उस आय को जोड़ा जाएगा। साथ में आरबीआई जो सरकार की बॉन्ड और प्रतिभूतियों को होल्ड करता है, तो बॉन्ड और प्रतिभूतियों का जब मूल्य बढ़ता है, जब आरबीआई उनकी रीसेल करता है, तो वो बढ़े हुए मूल्य से उनको जो लाभ होता है वो जोड़ा जाएगा। इसके अलावा रेपो रेट पर जो ऋण देता है बैंकों को, उससे उसको लाभ होता है आरबीआई को। और वो गवर्नमेंट का जो डेप्ट मैनेजमेंट का काम है, ऋण प्रबंधन का काम है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, उसमें आरबीआई को कमीशन प्राप्त होता है वो। और सेन्योरेज, इस सेन्योरेज क्या है हमने एक चैप्टर में डिस्कस किया है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अन्यथा इसको वहां पे जाके देख लीजिए। सेन्योरेज आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करती है, उन करेंसी प्रिंट करने के समय आरबीआई को करेंसी की लागत को कम करने के बाद जो लाभ होता है उसे सेन्योरेज कहते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ लें तो जो प्राप्त होगा वो आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगा। सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? आरबीआई एक्ट की धारा 47 में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और दोनों में एक बढ़िया कंट्रोडिक्शन है। इसके अनुसार इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए दो उद्देश्य, ये आर्थिक पूंजी ढांचे यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए दो स्पष्ट उद्देश्य हैं। उद्देश्य नंबर एक ये है, आरबीआई वित्तीय प्रणाली में किसी भी संकट से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल सिस्टम में कोई क्राइसिस आ रही है तो उससे लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। इसलिए आरबीआई के पास पूंजी रिजर्व के पर्याप्त पर्याप्त धन होना चाहिए। ये लाइन पढ़ के उर्जित पटेल बहुत खुश हुए और उर्जित पटेल ने आरबीआई का जो रिजर्व है उसको बढ़ाने की वकालत की। और रघुराम राजन भी इसके फेवर में थे। रघुराम राजन की मानना था कि आरबीआई के पास किसी भी समय 1 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। खैर समझते हैं, लेकिन वो पर्याप्त धन होना चाहिए। ये आरबीआई एक्ट का जो आरबीआई एक्ट 1934 की जो धारा सेक्शन 47 है उसका क्लॉज 1 ऐसा कहता है, लेकिन क्लॉज 2 क्या कहता है? जो इनकी शुद्ध आय होगी उसका शेष भाग, शुद्ध आय में जो रिजर्व आरबीआई रखेगा उसका शेष भाग, बाकी का हिस्सा क्या होगा? उसे सरकार को हस्तांतरित करना पड़ेगा। ये पढ़ के निर्मला मैडम, उस समय जेटली जी थे, ये लोग बड़े खुश हुए और इन दोनों ने आपस में क्लास पूछा। पॉइंट 2 और पॉइंट 1 में एक आरबीआई का पक्ष ले रहा था तो एक गवर्नमेंट, और अंततोगत्वा क्या हुआ ये हम यहाँ पर इसमें, हाँ, अब कितनी पूंजी आरबीआई आरक्षित करेगा इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया और वो प्रावधान बनाने के लिए विमल जालान कमेटी बनाई गई। विमल जालान कमेटी ने कहा कि आरबीआई को अपने रिजर्व में हमेशा 5.5 से 6.5% तक का पैसा रखना चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी समय आरबीआई के पास रिजर्व में पूरा 100 रुपए आया है तो 5.5 से या ज्यादा से ज्यादा कह लो इस 100 का करीब 6 रुपए या 6.5 रुपए आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए और बाकी को सालाना स्थिति में केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक, अब हम चेक करते हैं कितना पैसा या आरबीआई का जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया। 2009 में ये करीब 20,000 करोड़ से कम था। 2000 यहां तक आते हैं 15-16 तक, तो ये अमाउंट 60,000 से कुछ कम था। इस 60,000 करोड़ से कम था। फिर ये वाला विवाद हुआ 17-18 में और बात यहां पहुंच गई 1,80,000 करोड़ के करीब अकेले ट्रांसफर हुए 2018-19 वाले साल। यानी कि
1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में 1,80,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए आरबीआई से सरकार की ओर। ये विमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार हुआ। अब आप ये तो समझ गए कि हाँ, गवर्नमेंट ने जोर जबरदस्ती करी तभी आरबीआई ने पैसा दिया, अन्यथा न तो रघुराम राजन न उर्जित पटेल कभी इस बात के फेवर में थे कि आरबीआई का परसेंटेज कुछ हजार में रह जाए। 19-20 में अब आरबीआई के पास पैसा नहीं था। ये इतना पैसा आरबीआई कैसे ट्रांसफर करी? ये आरबीआई ने सालों साल से जो जमा कर रखा था उसमें मेजर पोर्शन गवर्नमेंट के पास चला गया और फिर 2019-20 में फिर आरबीआई की सेविंग उस हिसाब से कम हुई और फिर ये जो मीटर आ गया ये 60,000 करोड़ से कम आ गया। ठीक ठीक है, तो इस तरह से ये फंड ट्रांसफर हुआ। तो थैंक यू सो मच। इस सेक्शन में बस इतना ही। इस सेशन में आने वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और चीजों को पढ़ेंगे, खास तौर से बैंकिंग कैरियर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बैंक होती है, क्या क्या उनके काम होते हैं, कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है, कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, कौन सी कोऑपरेटिव बैंक होती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमसीएलआर क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग क्या होता है, कैसे लोन की दरें निर्धारित होती हैं, जमा की दरें कैसे निर्धारित होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।